हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब तक हम कंप्यूटर के विकास क्रम में पहली पीढ़ी तक के कंप्यूटरों के बारे में बात कर चुके हैं। पहली पीढ़ी में किस प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता था, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था, इन सभी बातों की हमने चर्चा पिछले वीडियो में करी। इस वीडियो में हम दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, दूसरी पीढ़ी का जो समयकाल था वह 1955 से लेकर 1964 था। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि दूसरी पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन का समयकाल कितना था या टाइम पीरियड कितना था, तब आपको 1955 से 1964 वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। प्रश्न यदि आता है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन या पीढ़ी से शुरू हुआ, तब आपको आंसर करना है दूसरी पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में होते थे या तैयार किए जाते थे। दोस्तों, इसके पहले हमने पहली पीढ़ी में बात की थी कि जो सॉफ्टवेयर होते थे वह मशीनी भाषा में तैयार किए जाते थे। ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि हमें द्वितीय पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर हमने बनाए वह हमें असेंबली भाषा में तैयार करने पड़े। तो दोस्तों, इसका रीजन था कि मशीनी भाषा में किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर तैयार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए थोड़ी आसान प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में हमने असेंबली भाषा का प्रयोग किया। दोस्तों, जो मशीनी भाषा हुआ करती थी उसमें हम संकेतों के रूप में अंकों का प्रयोग करते थे, जबकि जो असेंबली भाषा है उसमें हमने अंकों के स्थान पर अक्षर एवं चिन्हों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था, जिससे हमें उस पर काम करने में आसानी हुई। इसलिए द्वितीय पीढ़ी में हमने मशीनी भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा का प्रयोग करना चालू कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा 1952 में असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया, जिससे प्रोग्राम लिखना आसान हो गया। दोस्तों, हमने पहले ही चर्चा कर ली है, मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों को हमें अंकों के रूप में प्रदर्शित करना होता था, जिनको याद रखना, टाइप करना काफी डिफिकल्ट होता था। असेंबली भाषा में हमने उनका रिप्लेसमेंट अक्षर एवं चिन्हों से किया, जो कि हमारे लिए काम करने के लिए थोड़ी आसान हो गई। दोस्तों, असेंबली भाषा को हम सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं। आपको यह बात भी याद रखनी है। यदि प्रश्न आ जाता है कि सिंबल लैंग्वेज का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू किया गया, तब आपको आंसर करना होगा द्वितीय पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में डाटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडारण में चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कि मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क। पहली पीढ़ी में हमने बात करी थी, हम पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। दूसरी पीढ़ी में भंडार करने के लिए हमने चुंबकीय भंडारण उपकरणों अर्थात मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग करना शुरू किया। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिसे अब हम माइक्रो सेकेंड में मापने लगे। पहली पीढ़ी में हम इनको मिली सेकेंड में मापते थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। दोस्तों, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इसमें सभी प्रकार के प्रोग्राम एवं डाटा को हम बैच के रूप में प्रयोग करते थे एवं आगे बढ़ाते थे एक साथ। तो द्वितीय पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के जो भी सॉफ्टवेयर होते थे इसमें कोबोल, फोर्टॉन जैसी हाई लेवल लैंग्वेजेस का विकास आईबीएम द्वारा किया गया। तो दोस्तों, एक बार हम सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए हमारी क्लास ज्यादा लाभदायक हो सके। दोस्तों, सबसे पहले द्वितीय पीढ़ी में हमने देखा द्वितीय पीढ़ी का समयकाल जो था 1955 से 1964 के मध्य। फिर हमने देखा द्वितीय पीढ़ी में हमने निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर में प्रथम पीढ़ी में हम मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे,
द्वितीय पीढ़ी में हमने सॉफ्टवेयरों को उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार करना शुरू किया। दोस्तों, डॉक्टर ग्रेस होपर द्वारा 1952 में असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया, जिससे प्रोग्राम को लिखना आसान हो गया। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि असेंबली भाषा का आविष्कारक किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना होगा डॉक्टर ग्रेस होपर को हम असेंबली भाषा का आविष्कारक कहते हैं। दोस्तों, दूसरी पीढ़ी में डाटा एवं सॉफ्टवेयर के भंडार करने के लिए हमने चुंबकीय भंडार उपकरणों अर्थात मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, जिनमें मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग हमने शुरू किया। कंप्यूटर के डाटा को प्रोसेस करने की गति तीव्र हो गई। पहली पीढ़ी में जहां डाटा प्रोसेस की गति हम मिली सेकेंड में मापा करते थे, दूसरी पीढ़ी में हम गति को माइक्रो सेकेंड में मापने लगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसमें हम एक साथ प्रोग्राम एवं डाटा को बैच फॉर्म में लेते थे और आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजते थे। द्वितीय पीढ़ी के सॉफ्टवेयर में कोबोल तथा फोर्टोन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM द्वारा किया गया। दोस्तों, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको IBM का फुल फॉर्म भी याद रखना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की। थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का समयकाल 1964 से लेके 1975 तक रहा। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप कंप्यूटर की जनरेशन्स के समयकाल को भी याद रखें। एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल सारे एग्जाम्स ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट होते हैं और हमारे पास एक साथ इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि हम सारे बच्चों का एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पेपर करा पाए। हर एग्जाम बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, जिसलिए एग्जामिनर को बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। तब क्वेश्चन हर एक सेक्टर से या हर एक क्षेत्र से पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें एक क्षेत्र है समयकाल। तो जनरेशन के समयकाल से भी आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह IC चिप का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर का छोटा रूप संभव हो सका। दोस्तों, IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत छोटी सी चिप होती है। पहले निर्वात ट्यूब जैसे विशालकाय उपकरण का हम प्रयोग करते थे। थर्ड पीढ़ी तक आते आते अब हम IC चिप का प्रयोग करने लगे, जिसका कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। पहली पीढ़ी में हमने निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया, दूसरी पीढ़ी में हमने प्रयोग किया था सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में हमने यूज करना प्रारंभ किया इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात IC चिप का। दोस्तों, हमें इन बातों को भी ध्यान रखना है। यदि आप लाइन से पढ़ते चलेंगे आपको बातें याद रहेंगी। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग, दूसरी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तीसरी पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग। दोस्तों, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन अर्थात SSI तथा बाद में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन अर्थात MSI का विकास हुआ, जिसमें एक IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कीबोर्ड व मॉनिटर के प्रयोग की शुरुआत हुई। यदि प्रश्न आता है कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग हमने किस पीढ़ी से शुरू किया, आपको आंसर करना होगा तीसरी पीढ़ी या थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर गणना समय अब नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा। दोस्तों, हमने पहली पीढ़ी में देखा था गणना समय हम मिली सेकेंड में मापते थे, फिर माइक्रो सेकेंड, अब तीसरी पीढ़ी में हम गणना समय को नैनो सेकेंड में मापने लगे। दोस्तों, इस पीढ़ी में कंप्यूटर का हमने व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत प्रयोग करना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत प्रयोग क्यों? अब कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया, आप कंप्यूटरों को घर में स्थापित आसानी से कर सकते थे, इसलिए तृतीय पीढ़ी से कंप्यूटर का विकास या उपयोग व्यक्तिगत रूप से शुरू हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज में पास्कल व बेसिक लैंग्वेज का विकास हुआ। दोस्तों, पास्कल एवं बेसिक लैंग्वेज का विकास किस पीढ़ी में हुआ प्रश्न आता है, तब भी आपको थर्ड जनरेशन पर टिक करना है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की बिक्री प्रारंभ हुई। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कंप्यूटर का व्यवसायिक या व्यक्तिगत प्रयोग प्रारंभ हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, थर्ड जनरेशन में ही टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ।
दोस्तों, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होने से यूजर एक समय में एक से ज्यादा कार्यों को पूरा कर सकता था। दोस्तों, यह सिस्टम कैसे कार्य करता था, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे यूजर्स बारी बारी से कंप्यूटर के संसाधनों को आपस में साझा करते हैं। ठीक है, यदि हम आपसे साधारण भाषा में कहें तो यूजर एक निश्चित समय के लिए किसी एक कंप्यूटर के संसाधन जैसे कि मेमोरी, सीपीयू आदि का प्रयोग इस टेक्नोलॉजी में कर सकते थे और यह प्रयोग वो बारी बारी से करते थे। दोस्तों, इस सिस्टम के नाम से ही समझ में आता है, यह यूजर्स को पर्टिकुलर टाइम एलोकेट कर देता था अपने कार्यों को संपादित करने के लिए। लेकिन दोस्तों, यह टाइम इतने कम समय में एग्जीक्यूट होता था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि एक साथ एक कंप्यूटर पर कई सारे यूजर्स कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम एक निश्चित समय के बाद संसाधनों को एक यूजर से दूसरे यूजर को दे देता था और जो यह प्रोसेस होती थी बहुत कम समय में होती थी, जिससे हम जैसे यूजर्स के लिए संसाधनों के शेयर होने का पता नहीं चल पाता था। तो दोस्तों, इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ यह था कि एक समय में अलग अलग यूजर्स मिलकर अनेक कार्यों को साथ में पूरा कर सकते थे। दोस्तों, 1965 में DEC अर्थात डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 अर्थात प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर का विकास किया गया। दोस्तों, 1965 में DEC अर्थात डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास किया गया। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तब आपको PDP-8 वाले ऑप्शन पर टिक करना है। दोस्तों, PDP का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तब आपको बताना है प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। PDP का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तब आपको आंसर करना है DEC के द्वारा PDP-8 का आविष्कार किया गया। DEC का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तब आपको आंसर करना है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों, हम फिर से एक बार द्वितीय पीढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी का समयकाल था 1955 से 1964। द्वितीय पीढ़ी में हमने निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। तृतीय पीढ़ी में हम IC पर मूव हो गए। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी में सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में होते थे। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा या असेंबली भाषा का आविष्कारक कौन था, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। हमने द्वितीय पीढ़ी में डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण में चुंबकीय भंडारण उपकरणों जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग प्रारंभ किया। कंप्यूटर की प्रोसेस करने की गति पहली पीढ़ी की तुलना में द्वितीय पीढ़ी में तीव्र हो गई। पहली पीढ़ी में जहां हम प्रोसेस करने की गति को मिलीसेकंड में मापा करते थे, द्वितीय पीढ़ी में हम माइक्रो सेकंड में मापने लगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत द्वितीय पीढ़ी में हुई। दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के सॉफ्टवेयर्स में कोबोल तथा फोर्टोन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का विकास IBM के द्वारा किया गया। अब हम चर्चा करते हैं तृतीय पीढ़ी के महत्वपूर्ण फैक्टों की। दोस्तों, तृतीय पीढ़ी का समयकाल है 1964 से लेकर 1975। तृतीय पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर की जगह IC चिप का प्रयोग किया। दोस्तों, पहली पीढ़ी में हमने निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया था। दूसरी पीढ़ी में हमने सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। तृतीय पीढ़ी में हम IC चिप का प्रयोग करने लगे। दोस्तों, कीबोर्ड तथा मॉनिटर के प्रयोग की शुरुआत तृतीय पीढ़ी में हुई। कंप्यूटर की गणना समय को हम तृतीय पीढ़ी में नैनो सेकेंड में मापने लगे। द्वितीय पीढ़ी में हम माइक्रो सेकेंड में एवं प्रथम पीढ़ी में हम मिली सेकेंड में मापा करते थे। द्वितीय पीढ़ी में हमने व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत उपयोग में कंप्यूटर को लाना शुरू कर दिया। हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ। पास्कल व बेसिक लैंग्वेज का विकास तृतीय पीढ़ी में हुआ। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की बिक्री आरंभ हुई तृतीय पीढ़ी में। दोस्तों, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी तृतीय पीढ़ी में हुआ। हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। 1965 में DEC अर्थात डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास किया गया। इस प्रकार से दोस्तों, इस वीडियो में हमने
द्वितीय पीढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी का विस्तार से अध्ययन किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों आप हमारे वीडियोस को ऐसे व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें जो हमारे वीडियोस से अपने एग्जाम की तैयारी में सहायता प्राप्त कर सकते हैं या उनको लाभ हो सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए समय समय पर अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, उनका सिलेबस, नोटिफिकेशन, पाठ्य सामग्री, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। साथ ही साथ हम अपने वीडियोस की लिंक भी अपलोड होते ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और हमारी इस सुविधा का भी लाभ लें। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।